हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि 3 लेक्चर हो गया है, जिसमें कई सारे चीजों के बारे में अध्ययन किए थे। जैसे कि मुख गुहा के बारे में बताया गया था। मुख गुहा में उपस्थित संरचना चल रहा था। क्या हम पढ़ा रहे थे? मुख गुहा में उपस्थित संरचना, जिसमें सबसे पहला क्या बताया था? जीभ। जीभ क्या काम करता है? भोजन को सही से लार से मिलाने का कार्य करता है और साथ ही स्वाद को बताने में मदद करता है। स्वाद को बताने के लिए कौन सा किस संरचना पाई गई थी? तो रोएदार संरचना था, जिसका नाम था पैपिला। ये सारा चीज पढ़ा दिया गया आपको, हम रिवीजन करवा देते हैं एक बार। ये पैपिला कितने प्रकार के होते हैं? तो पैपिला 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम होता है फिलीफॉर्म, दूसरा का नाम होता है फंगिफॉर्म, तीसरा का नाम होता है सर्कमवैलेंट। फिलीफॉर्म में कोई पैपिला, कोई स्वाद कलियां नहीं पाई जाती है, जबकि फंगिफॉर्म पैपिला में स्वाद कलियां पाई जाती है, जिससे मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद का पता चलता है। और सर्कमवैलेंट पेपिला पाई जाती है, जिससे तीखा स्वाद का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग लार ग्रंथि पढ़े थे। लार ग्रंथि क्या होता है? तो मुख गुहा में पाई जाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है? लार ग्रंथि कहलाती है। इससे किसका निर्माण होता है? लार का निर्माण होता है। ये कितने प्रकार के लार ग्रंथि होती है? इससे पिछले की क्लास में हम आप सबको बताए थे। ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। सबसे फर्स्ट का नाम होता है सबसे फर्स्ट का नाम होता है पैरोटिड। सबसे फर्स्ट का नाम क्या होता है? पैरोटिड। ये कहाँ पाई जाती है? तो दोनों कानों के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। ये बताया गया था पिछले क्लास में। सेकंड का नाम क्या होता है? सबमैंडिबुलर। ये कहाँ पाई जाती है? जबड़ा के नीचे पाई जाती है। थर्ड का नाम क्या होता है? सबलिंगुअल। ये कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के नीचे पाई जाती है। 2 कान के नीचे, दो जबड़ा के नीचे और 2 जीभ के नीचे पाई जाती है। ये लार ग्रंथियां के बारे में सब कुछ बताया गया था। सबसे बड़ा इसमें कौन होता है? पैरोटिड। उसके बाद कौन होता है? सबमैंडिबुलर। उसके बाद कौन होता है? सबलिंगुअल। ये तो सबसे बड़ा का बात हो गया। अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा लार कौन बनाता है, तो सबसे बड़ा पैरोटिड है, तो वो नहीं बनाएगा। इस बात को याद रखिएगा। कौन बनाएगा? सबसे ज्यादा लार बनाता है सबमैंडिबुलर, और उसके बाद बनाता है सब पैरोटिड, और सबसे कम लार बनाता है सबलिंगुअल। ये सारा चीज पिछला क्लास में हम बता दिए थे। पिछला क्लास में अध्ययन हो चुका था। आज हम लोग दांत के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, टीथ के बारे में समझने वाले हैं। दांत क्या होता है, दांत किसे कहते हैं, दांत का निर्माण कैसे होता है, दांत के फॉर्मेशन में कौन कौन से चीज मदद करते हैं, ये सारा चीज आज की क्लास में हम बताएंगे। क्लियर है सबको? तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टीथ से दांत के बारे में अध्ययन करते हैं। दांत। तो सबसे पहले किसके बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं? दांत के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, दांत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। दांत के स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? टीथ के स्टडी को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी याद रखिएगा। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो मतलब होता है टीथ, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। तो दांत के अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। सुनेंगे जो दांत के डॉक्टर होते हैं उसको कहा जाता है डेंटिस्ट। दांत के अध्ययन को तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं, लेकिन दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर, उनको कहा जाता है डेंटिस्ट। वो दांत से रिलेटेड डॉक्टर हैं। दांत के में जो भी परेशानी होगी उसको ठीक करेंगे। डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? ओडोंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? दांत के अध्ययन को कहते हैं। और दांत के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दांत का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? किस कोशिका से दांत का निर्माण होता है? हम लोग के पूरे शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। तो दांत भी कोशिका से बना होगा, तो किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा? तो दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। तो इसी के नाम पर रख दिया गया है दांत की कोशिका के नाम पे। तो दांत की कोशिका का नाम क्या होगा? ओडोंटोब्लास्ट। दांत की किस कोशिकाओं से निर्मित होती है? ओडोंटोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ओडोंटोब्लास्ट लिखता है यहाँ पर। ओडोंटोब्लास्ट। दांत किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? दांत जो है ओडोंटोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से बना होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? फर्स्ट पॉइंट क्या बताएं? स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। टीथ के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। और दांत का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? ओडोंटोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से होता है दांत का निर्माण। क्लियर है सबको यहाँ पास?
अब दांत का निर्माण किस कोशिका से हुआ? तो ओडोंटोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से हुआ। दांत का फॉर्मेशन में कौन कौन से तत्व मदद करते हैं? दांत के निर्माण में कौन कौन से तत्व मदद करते हैं? तो याद रखिएगा, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी दांत के निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या होते हैं? ये तत्व ऐसे होते हैं जो दांत के निर्माण में मदद करते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया ऐसा कौन सा यौगिक है जो दांत के निर्माण में मदद करता है, तो दांत के निर्माण में मदद करने वाले यौगिक का नाम याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। ये तीनों ऐसे होते हैं जो दांत के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसको एक साथ कहा जाता है कैल्शियम के लवण। कैल्शियम लवण कहा जाता है इसको, इनको एक साथ कैल्शियम लवण। तो दांत के निर्माण में मदद करने वाले तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी। और दांत के निर्माण में मदद करने वाले यौगिक कौन कौन से हैं? तो दांत के निर्माण में मदद करने वाले यौगिक कौन से? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है सबको यहाँ तक? कैल्शियम फॉस्फेट लगभग 85% दांत के निर्माण में मदद करता है। कितना परसेंट? 85। कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट? तो 10%। और शेष कितना बच गया? तो शेष में 1 से 2% होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और शेष क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी पाए जाते हैं। तो दांत का फॉर्मेशन हो गया। दांत का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं, कई बार दांत जो है आवश्यकता से अधिक हो जाता है, कई बार दांत आवश्यकता से कम रह जाता है। जब आवश्यकता से अधिक दांत हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरडेंटिया, और जब आवश्यकता से कम दांत रह जाता है तो इसको बोलते हैं एनोडेंटिया। क्लियर है सबको? आवश्यकता से अधिक दांत का विकास हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरडेंटिया, आवश्यकता से कम दांत का विकास रहेगा तो उसको बोलेंगे एनोडेंटिया। तो इस बात को आइए बोर्ड पे लिख देते हैं, आवश्यकता से अधिक दांत का विकास, आवश्यकता से अधिक दांत का विकास। आवश्यकता से अधिक दांत का विकास क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक दांत का विकास कहलाता है हाइपरडेंटिया। हाइपरडेंटिया। आवश्यकता से कम दांत का विकास क्या कहलाता है? आवश्यकता से कम दांत का विकास कहलाता है एनोडेंटिया। एनोडेंटिया। क्लियर है सबको? दांत के बारे में इंट्रोडक्शन इतना कुछ, ये दांत का इंट्रोडक्शन हुआ, दांत का इंट्रोडक्शन। क्लियर है सबको? अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत का क्या भूमिका होता है? तो आइए इस बात को हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत का क्या भूमिका होता है, टीथ का क्या काम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत का क्या काम होगा? ये सब तो दांत के फॉर्मेशन, दांत का कैसे होता है, क्या होता है, दांत का विकास अधिक हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा बताएं। लेकिन अगर हम पाचन यहाँ पर सीख रहे हैं, पाचन चैप्टर सीख रहे हैं, तो दांत का जो है से क्या काम होता है पाचन में? तो दांत का काम होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। भोजन के छोटे टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में तोड़ना। भोजन के छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तो ये केमिकली चेंज होता है कि फिजिकली चेंज होता है? केमिकल कहने का मतलब पूरा अच्छा तरीके से बदल जाता है कि कुछ चावल है तो चावल ही रहेगा ना, खाली दांत तो उसको छोटे छोटा न बदला, तो उसको बोलते हैं फिजिकली तरीके से दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, भौतिक तरीके से। इस बात को याद रखिएगा, दांत जो पाचन करता है वो फिजिकली करता है कि भौतिक रूप से करता है? तो दांत जो पाचन है वो भौतिक रूप से करता है, कहने का मतलब है फिजिकली रूप से करता है, केमिकल रूप से नहीं करता। केमिकल रूप से एंजाइम पाचन करते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से क्यों होंगे ना सब, उसमें क्या अंतर होता है वो समझ में आया होगा, तो इसलिए वहां से लिख दिए हम। दांत भोजन का जो पाचन है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भौतिक रूप से टूटता है कि रासायनिक रूप से टूटता है? तो ये रासायनिक रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्लियर है सबको? और दांत का क्या काम होगा? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जितना छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ सकते हैं भोजन, उतना छोटा टुकड़ा में तोड़िए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा रहेगा। और जितना खड़े खड़े भोजन को निकल जाएंगे, अब सोचिए दांत का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, और भोजन हम खड़े खड़े निकल जा रहे हैं, वो पेट में जा रहा है, तो जो दांत का काम है वो हमारा लीवर, अग्नाशय, ये सारा चीज मिल करके करता है।
तो दांत वाला काम दूसरा कोई से करवाएंगे तो खराब होगा जल्दी कि नहीं खराब होगा? फैटी लिवर हो जाता है तुरंत, फैटी पैंक्रियाज हो जाता है, पैंक्रियाज में सूजन हो जाता है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भोजन को सही से चबा कर खाना चाहिए। जो दांत का काम है वो दांत ही से करवाइए, और जो पैंक्रियाज और लिवर का काम है वो पैंक्रियाज लिवर से ही करवाइए। क्लियर है सबको? इसलिए आज के बाद याद रखिएगा, भोजन को सही से चबा के खाना है, फिजिकल रूप से उसको बहुत अच्छा से तोड़ना है, क्योंकि दांत का काम होता है भोजन को तोड़ना। और जितना ज्यादा भोजन को तोड़िएगा आपका डाइजेशन उतना सही रहेगा, और जितना कम भोजन को तोड़िएगा आपका डाइजेशन उतना खराब रहेगा, उतना खराब डाइजेशन जाएगा आपका। तो दांत का काम क्या होता है? दांत का कार्य क्या होता है? भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। किस रूप से? तो फिजिकली रूप से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? और साथ ही साथ अन्य अंगों को साइड इफेक्ट होने से बचाता है। कहने का मतलब क्या है? अब दांत वाला काम यकृत से करवाएंगे, पैंक्रियाज से कराएंगे, तो उस सब पे साइड इफेक्ट हो जाएगा ना, उस सबको कम करता है। इसलिए भोजन को सही से चबा करके खाना चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं ना, देखे होंगे उनका शरीर अलग ढंग का ही रहता है। तो जहां भी हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले उनको एक ही चीज सिखाया जाता है, भोजन को कैसे चबा कर खाना है, च्यूइंग द फूड। भोजन को सही से चबा के खाना है, आपका डाइजेशन सही रहेगा। भोजन को चबा के नहीं खाएंगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो दांत का काम क्या होता है? भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कैसे? फिजिकली रूप से। फिजिकली कहने का मतलब है भौतिक तरीके से। क्लियर है सबको? टीथ यहाँ तक, ये टीथ का इंट्रोडक्शन हो गया। किसी को भी दिक्कत है टीथ में? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दांत के संरचना के बारे में आ सकते हैं, दांत के संरचना क्या होता है। तो दांत के संरचना सीखने से पहले हम आप सबको एक फिगर दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, हम लोग के दांत का संरचना कुछ इस तरह से दिखता है। दांत में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट को कहा जाता है रूट। रूट हम समझा रहे हैं दांत के संरचना, उसके बाद आप सबको लिख दिया जाएगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला जो संरचना होता है दांत को, उसको बोलते हैं रूट। रूट बोले तो जड़। दांत के सबसे फर्स्ट संरचना को क्या कहा जाता है? रूट। और उसके बाद वाले संरचना को कहा जाता है क्राउन। क्राउन बोले तो ग्रीवा, इसका हिंदी होता है ग्रीवा। और सबसे शीर्ष वाला भाग, ये जो शीर्ष दिख रहा है, ये सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। शीर्ष भाग कहते हैं। तो दांत के मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं? दांत के मुख्यतः कितने भाग होते हैं संरचना में? 3 भाग होते हैं। मसूड़ा के अंदर ये होता है मसूड़ा। देखिए गम आपको दिख रहा है, गम को हिंदी में बोलते हैं मसूड़ा। मसूड़ा, ये जो मसूड़ा है, मसूड़ा के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। जो मसूड़ा के अंदर है, जो दांत हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उस पार्ट को बोलते हैं रूट। रूट बोले तो जड़, उस पार्ट को जड़ बोलते हैं। और जो मसूड़ा के ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं शीर्ष। तो दांत के संरचना हम लोग सीखते हैं। तो दांत के मुख्यतः कितने संरचना होते हैं, आइए इस बात को समझ लेते हैं। दांत के संरचना, हेडिंग क्या लगेगा आप? दांत के संरचना। आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, दांत के संरचना। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांत के संरचना कितने स्ट्रक्चर होते हैं दांत के? सबसे पहला का नाम होता है रूट। रूट, रूट बोले तो जड़। एंड सेकंड का क्या नाम होता है? सेकंड का नाम होता है क्राउन। क्राउन बोले तो ग्रीवा, ग्रीवा। और थर्ड का नाम क्या होता है? शीर्ष। शीर्ष बोले तो सबसे ऊपर वाला भाग, ये जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? शीर्ष। तो दांत के कितने संरचना हो गए? 3 संरचना हो गए। रूट, ये मसूड़ा के अंदर की मसूड़ा के बाहर? मसूड़ा के अंदर, मसूड़ा के अंदर। मसूड़ा के अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? मसूड़ा के अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं रूट। और मसूड़ा के जो बाहर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मसूड़ा के बाहर। जो मसूड़ा के बाहर पार्ट होता है, मसूड़ा के बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है, क्या कहते हैं? मसूड़ा के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं क्राउन। और जो सबसे ऊपर पार्ट होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा को कहा जाता है क्राउन, सॉरी शीर्ष। सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? शीर्ष बोलते हैं हम लोग। ये भाग क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? दांत के संरचना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब दांत का संगठन सीखते हैं। दांत का संगठन बोले तो दांत में कौन कौन से चीज कहाँ कहाँ क्या क्या पाए जाते हैं। अगला हेडिंग है दांत का संगठन। इसी में दांत के संरचना में ही दांत का संगठन। दांत के संगठन बोले तो
कौन कौन से दांत के संरचना के अंतर्गत कौन कौन से हिस्सा होता है, कौन कौन से हिस्सा हम लोग को पढ़ना है, वो चीज हम बताने वाले हैं। क्लियर है सबको यहां तक? अब देखिए दांत के संगठन में सबसे पहला जो परत होता है उसको बोलते हैं इनामेल। सबसे पहला परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। ये जो व्हाइट कलर के परत दिख रहा होगा एक ऐसा परत, इसको क्या नाम देते हैं? इनामेल। तो दांत के संगठन में सबसे पहला परत हिस्सा का नाम क्या हो जाएगा? इनामेल। इनामेल हिंदी इंग्लिश एक ही तरह लिखा जाता है इसका, इनामेल। और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? डेंटाइन। डेंटाइन को दंतास्थि कहते हैं हिंदी में, दंतास्थि, डेंटाइन। जस्ट इनामेल के नीचे देखिए, जस्ट इनामेल के नीचे, इनामेल के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन है, इस डेंटाइन के अंदर कुछ खाली जगह पाया जाता है जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। इस दंतास्थि के अंदर कुछ खाली जगह होता है, कुछ स्पेस पाए जाते हैं, कुछ जगह पाया जाता है जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी, दंत गुहा। क्या बोलते हैं? दंत गुहा, दंत गुहा कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से दो संरचना होते हैं दांत के संगठन के अंदर। सबसे पहला हिस्सा का नाम होता है इनामेल, सेकंड का हिस्सा का नाम होता है दंतास्थि, और उसके बाद क्या होता है? पल्प कैविटी होता है। इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर, मतलब दंतास्थि के अंदर जो खाली जगह होता है, जो स्पेस होता है, उसी को पल्प कैविटी कहते हैं। एक गम क्या हो गया? तो गम हो गया मसूड़ा, जिससे दांत हम लोग को जुड़ा हुआ है। बोन क्या हो गए? हड्डी हो गए इसको जोड़ने वाले। नर्व एंड वेसल्स क्या हो गए? तो इस पल्प कैविटी के अंदर, इस दंतास्थि के अंदर, इस दंतास्थि कहने का मतलब दंतास्थि के अंदर पल्प कैविटी है। इस पल्प कैविटी के खाली जगह में कुछ तंत्रिकाएं और केशिकाएं, रक्त केशिकाएं जुड़ी हुई जाती है। कुछ तंत्रिकाएं रहता है, कुछ केशिकाएं रहता है। तंत्रिकाएं बोले तो तंत्रिका, तंत्र नाम सुने होंगे ना, न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ क्या होता है? कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त केशिकाएं होते हैं, यानी कि जो इसको पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। तो आइए एक एक बात को हम बोर्ड पे लिखते हैं। इनामेल समझाते हैं पहले, उसके बाद दंतास्थि समझाएंगे, उसके बाद समझाएंगे पल्प कैविटी क्या होता है। गम तो सबको पता हो गया, गम मसूड़ा, बोन हड्डी से जुड़ा हुआ रहेगा। रूट कैनाल क्या होता है, सारा चीज आपको हम समझाने वाले हैं। तो आइए अब सबसे पहले इनामेल के बारे में आपको समझाते हैं, इनामेल क्या होता है। इनामेल, दांत का संगठन क्या था? हेडिंग, दांत का संगठन। सबसे पहला संगठन का नाम क्या था? इनामेल, इनामेल। तो आइए अब इनामेल के बारे में हम लोग सीखते हैं। दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा का इनामेल कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा, दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। क्लियर है सबको? ये कैसा होता है? सफेद चमकीला, चमकीला रंग का। दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा जो सफेद चमकीला रंग का होता है, सफेद चमकीला रंग का होता है। क्लियर है सबको? यह शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है, याद रखिएगा इस बात को। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, ये हड्डी से भी ज्यादा कठोर होता है, इस बात को याद रखिएगा ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इनामेल। इनामेल में इस सफेद चमकीला रंग का है, दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा पे है, या दांत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है ना, इनामेल जो है ना, कभी कभी हम लोग खुद से खराब करने लगते हैं, और अगर ये एक बार खराब हो गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। कैसे खुद से खराब कर रहे हैं? ब्रश को लगड़ लगड़ के एकदम करते हैं, इनामेल खत्म हो जाता है हम लोग का। जब ये खत्म हो गया तो फिर से एक बार आ सकता है इनामेल, इनामेल नहीं आ सकता फिर से एक बार। इसलिए इनामेल की परत को बचा करके रखता है। अच्छा ब्रश का सेवन करना है, अच्छा ब्रश से ब्रश करना है।
ये नहीं कि जो मन तो ब्रश लिए उससे ब्रश कर लिए, इनामिल एक बार खराब हो गया तो पुनः दोबारा आने वाले नहीं है। इस बात को हम लिख देते हैं बोर्ड पे, एक बार खराब होने पर दोबारा नहीं आता। एक बार खराब होने पर दोबारा नहीं आता, दोबारा नहीं आता। कौन एक बार खराब होने पर दोबारा नहीं आता? इनामिल एक बार खराब हो गया तो फिर से दोबारा आने वाला में से नहीं है। क्यों? क्योंकि इनामिल की परत बहुत कठोर होता है, ऐसा खराब नहीं होता, लेकिन हम लोग रोज ब्रश कर करके उसको जैसा मन वैसा ब्रश से ब्रश कर करके अपने इनामिल की परत को खराब करते जा रहे हैं दिन पर दिन। और जब इनामिल की परत खराब हो जाएगा तो फिर से दोबारा आने वाला नहीं है, एक बार खराब हो गया तो। क्लियर है सबको? आइए इसी में नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। इनामिल को फ्लोरीन प्रोटेक्ट करता है। इनामिल को फ्लोरीन रक्षा करता है, रक्षा करता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो इनामिल को रक्षा करेगा, इनामिल को मजबूत बना के रखेगा? वो कौन सा ऐसा तत्व है? तो फ्लोरीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है इनामिल को मजबूत बना करके रखता है। फ्लोरीन इनामिल को प्रोटेक्ट करता है, कहने का मतलब है प्रोटेक्ट करना मतलब रक्षा करता है उसको सही से। क्लियर है सबको? अगर हम लोग का इनामिल खराब हो रहा है तो कैसा भोजन करेंगे तो सही होगा? फ्लोरीन युक्त तो भोजन करेंगे। अगर फ्लोरीन जिस भोजन से हमें प्राप्त होता है अगर वो भोजन करेंगे तो हो सकता है इनामिल की परत सही हो, जल्दी खराब ना हो। तो इनामिल की परत को कौन प्रोटेक्ट करता है? इनामिल की परत को फ्लोरीन प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है सबको? अगर फ्लोरीन हम लोग के शरीर के अंदर कम हो जाए, कम, तो दंत क्षय, कहने का मतलब है दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। दंत क्षय, दंत क्षय बोले तो दांत खराब होने लगता है, दांत में कीड़ा लगने लगते हैं। किसकी कमी के कारण? फ्लोरीन की कमी के कारण दंत क्षय होता है। और इसकी अधिकता हो जाए तो, इसकी अधिकता एल्लोतीत हो जाता है। एल्लोतीत बोले तो पीला दांत हो जाता है। क्लियर है सबको? और एक बात और, एक ऐसा रंग का था, सफेद चमकीला रंग का था, इसको खराब होने से अगर बचाना है तो किसका सेवन करना होगा? फ्लोरीन का सेवन करना होगा। और फ्लोरीन से अगर कम हो जाए तो दंत क्षय होने लगता है। क्लियर है सबको? दांत खराब होने लगता है। दंत क्षय मतलब दांत खराब होने लगता है, इस बात को याद रखिएगा। और फ्लोरीन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो दांत का रंग कैसा होने लगता है? दांत का रंग पीला होने लगता है। क्लियर है सबको? इस इनामिल के नीचे एक और संरचना पाई जाती है, इस इनामिल के नीचे एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन, दंतास्थि कहा जाता है इसको, दंतास्थि, दंतास्थि। अब आइए समझते हैं डेंटाइन क्या होता है। डेंटाइन, तो अब डेंटाइन को हम समझाते हैं। सबसे पहले बात, इस सबसे ऊपरी हिस्सा पे था, एक कहां होगा? तो इनामिल के ठीक नीचे पाया जाता है। इनामिल के ठीक नीचे, इनामिल के ठीक नीचे, इनामिल के ठीक नीचे कौन सा संरचना पाया जाता है? डेंटाइन नामक संरचना पाया जाता है। कहां होता है? इनामिल के ठीक नीचे। हम फिगर में आपको दिखाए थे, देखिए एक बार देख लीजिए फिगर में। इनामिल कहां होता है? इनामिल तो सबसे ऊपर हिस्सा था, डेंटाइन कहां होता है? इनामिल के ठीक नीचे। क्लियर है सबको? यहाँ पास ये कैसा रंग का होता है? तो याद रखिएगा ये पीले रंग का होता है। ये कैसा रंग का था? इनामिल सफेद रंग का, ये कैसा रंग का होगा? पीले रंग का होगा, पीले रंग का, पीले रंग का। क्लियर है सबको? क्या इस शरीर का सबसे कठोर पदार्थ था? ये भी कठोर होता है लेकिन हड्डी से भी ज्यादा कठोर है। सबसे ज्यादा कठोर कौन है? इनामिल। ये भी कठोर होता है लेकिन ये हड्डी से ज्यादा होता है कठोर। ये हड्डी से ज्यादा ये कठोर है और इससे ज्यादा इनामिल कठोर होता है, इस बात को याद रखेगा। तो सबसे अधिक कठोर कौन है? इनामिल। ये भी होता है कठोर लेकिन उतना नहीं होता है, इनामिल इतना नहीं होता है। क्लियर है सबको? एंड पीले रंग का होता है। और एक बात और, डेंटाइन जो है, डेंटाइन इसमें कुछ खाली जगह पाए जाते हैं जिससे हम लोग क्या कहते हैं? दंत गुहा कहा जाता है, पल्प कैविटी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। लेकिन उस पे आने से पहले डेंटाइन पे कुछ और पॉइंट की चर्चा करेंगे।
इसके ऊपर, दंतास्थि के ऊपर। यह दांत की संरचना को निर्धारित करता है। दांत का संरचना कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, चाकल होगा, ये कौन निर्धारित करेगा, ये निर्धारित करता है दंतास्थि। क्या हम इस बात को लिख सकते हैं कि दांत के संरचना को निर्धारित करने वाला कौन होता है, दंतास्थि होता है, डेंटाइन होता है। क्लियर है सबको। इस दांत के संरचना को कैसे निर्धारित करता है, जैसे कि आप देखेंगे हम लोगों के अंदर शरीर, मनुष्य के शरीर के अंदर दांत सब एक लिए रहता है कि कोई चौड़ा रहता है, कोई चाकर हो जाता है, जिसका ज्यादा चाकर हो जाता है उसको बोलते हैं खप्पड़ दंता हो गया, चाकर हो जाता है। कोई कोई दांत नुकीला रहता है, कोई कोई दांत चौड़ा रहता है। सिर में वही देखे होंगे, आगे वाला दो दांत पूरा नुकीला नजर आता है और सब दांत अलग अलग संरचना का रहता है। तो जो दांत के संरचना का निर्धारण कर रहा है, ये कौन कर रहा है, डेंटाइन कर रहा है, दंतास्थि कर रहा है। तो दांत के संरचना का निर्धारण कौन करता है, दांत के संरचना का, दांत के संरचना का निर्धारण, दांत के संरचना का निर्धारण कौन करता है, दांत के संरचना का निर्धारण करता है डेंटाइन। क्लियर है सबको यहाँ तक। दांत के संरचना को जो निर्धारित करने वाला होता है वो होता है डेंटाइन। अगला पॉइंट समझते हैं डेंटाइन में। हम लोग का जो दांत होता है ना, दांत, उसका सबसे अधिक हिस्सा पे यही पाया जाता है, डेंटाइन। सबसे अधिक हिस्सा पे कौन पाया जाता है, डेंटाइन। कहने का मतलब एक दांत है, उसके अंदर सबसे अधिक हिस्सा में कौन रहेगा, जैसे कि हम शरबत बना रहे हैं तो पानी और चीनी का बना रहे हैं मान लीजिए, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन रहेगा, पानी शरबत में रहेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग के दांत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो डेंटाइन पाया जाता है। डेंटाइन, दांत के अधिकांश हिस्सा डेंटाइन का होता है। दांत का अधिकांश हिस्सा किसका होता है, डेंटाइन का होता है। दांत का अधिकांश हिस्सा किसका होता है, दांत का अधिकांश हिस्सा किसका होता है, डेंटाइन का होता है। दांत में कुछ खाली जगह पाए जाते हैं, दांत में कुछ कैविटी होता है, खाली जगह, जिसको बोलते हैं हम लोग दंत गुहा। दांत में खाली जगह को क्या बोलते हैं, दंत गुहा। दंत गुहा, पल्प कैविटी कहा जाता है इसको, पल्प कैविटी। दांत में जो खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं, दंत गुहा। इस दंत गुहा में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहला संरचना जो होता है उसको बोलते हैं रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। और दूसरा संरचना जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं। रक्त केशिकाएं क्या करता है, रक्त केशिकाएं दांत को पोषण देता है, दांत को पोषण प्राप्ति करता है, दांत को पोषण। अब दांत को भी पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए, दांत को भी वृद्धि करना है। दांत हमेशा जितना जन्म लेते हैं उतना बड़ा जन्म लेते हैं, उतना ही थोड़ी रहता है, वो भी वृद्धि करता है, वो भी विकास करता है। तो उसको पोषण देने के लिए इस डेंटाइन के अंदर खाली जगह में रक्त केशिकाएं पाई जाती है, जो ब्लड के माध्यम से दांतों तक पोषण को पहुंचाती है। क्लियर है सबको। आइए इसको हम दिखाते हैं फिगर में, उसके बाद समझाते हैं। देखिए डेंटाइन ये पीला रंग का दिख रहा है, हल्का सा पीला नहीं है, मतलब दूसरा कलर का है। और उसके अंदर ये जो खाली जगह है वो दिख रहा है आप सबको, ये खाली जगह। इस खाली जगह के अंदर कुछ नसें दिख रही होगी आपको। इस नस का नाम होता है रक्त केशिकाएं। क्या नाम होता है, रक्त केशिकाएं। और ये रक्त केशिकाएं ही से ही दांत तक पोषण जाता है। कहने का मतलब है दांत को पोषण की प्राप्ति होता है, दांत तक पोषक तत्व जाते हैं, जो जिसके कारण दांत अपने आसानी से वृद्धि विकास करता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो दांत में पोषण किसके द्वारा जाएगा, दांत में पोषण किसके द्वारा जाएगा, तो दांत में जो पोषण है वो रक्त केशिकाएं के द्वारा जाता है। रक्त केशिकाएं कहाँ मिलती है, दंत गुहा में। और दंत गुहा कहाँ होता है, डेंटाइन को। और रक्त केशिकाएं क्या, सॉरी तंत्रिकाएं क्या काम करेगा, उसमें तंत्रिकाएं भी कुछ जुड़ी हुई रहती है। ये तंत्रिकाएं का काम होता है संवेदना की प्राप्ति करना, संवेदना की प्राप्ति करना। इस तंत्रिकाएं का काम क्या होता है, संयोजना की प्राप्ति करना, इस संयोजना को प्राप्ति करता है। जैसे कि एग्जांपल में बर्फ को भी खाते हैं तो दांत में एक अजीब सा झंझनाहट होता है कि नहीं होता है,
उस जो संजनाहट का संयोजना ब्रेन तक गया वो तंत्रिकाएं के द्वारा गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? एक बैग गर्म चीज का सेवन करते हैं उसके बाद भी कभी कभी ऐसा अजीब सा झंझनाहट होता है, उस संयोजना जो ब्रेन तक गया वो किसके द्वारा गया? तंत्रिकाएं के द्वारा गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो दांत की संरचना के बारे में लिखने के लिए आएगा, दांत की संरचना के बारे में लिखिए। क्या आप लोग सभी लोग लिख सकते हैं? दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है? दंतास्थिति का बना होता है। तो आइए दांत की संरचना के बारे में कैसे लिखना है हम ओनली बोल के समझाते हैं, दांत की संरचना को कैसे लिखते हैं। दांत में मुख्यतः 3 प्रकार के हिस्से पाए जाते हैं। पीछे से हम आपको समझाते हैं। दांत में मुख्यतः कितने प्रकार के हिस्से पाई जाती है? दांत में मुख्यतः 3 प्रकार के हिस्से पाई जाती है। पहला का नाम होता है रूट, क्राउन, शीर्ष। रूट किसे कहते हैं? जो मसूड़ा के अंदर वाला भाग है उसे रूट, मसूड़ा के ऊपर वाला भाग है उसे ग्रीवा, क्राउन, और सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं शीर्ष। क्लियर है सबको? उसके बाद दांत का संगठन, दांत के संगठन के बारे में समझेंगे अच्छा से। तो दांत के संगठन में कितने पार्ट देखने को मिलते हैं? मुख्य रूप से दांत के संगठन में मुख्य रूप से 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट का नाम क्या है? इनामेल। इनामेल क्या होता है? इस सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, ये चमकीला और कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इसे ही माना जाता है। अगर एक बार खराब हो गया तो दूसरा दोबारा होने वाला नहीं है। और इसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है? इसको रक्षा करने वाला कौन होता है? फ्लोरीन। इनामेल को कौन प्रोटेक्ट करता है? फ्लोरीन प्रोटेक्ट करता है। इनामेल के बारे में इतना लिख देंगे। अगर फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाए तो दंत क्षय उत्पन्न होने लगता है, दांत में घाव उत्पन्न होने लगते हैं। दांत में घाव नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं कि दांत में खोड़रा हो गया। दांत में खोड़रा दंतास्थिति फ्लोरीन की कमी है। क्लियर है सबको? अगर ये अधिकता हो जाए तो क्या होता है? अधिकता से येलोटिस पिल्ला दांत हो जाता है हम लोग का। किसी को दिक्कत है इनामेल लिखने में, उसके बाद क्या लिख देंगे? दंतास्थिति लिख देंगे। कैसे? इनामेल के ठीक नीचे की परत को दंतास्थिति कहते हैं। यह पीले रंग का होता है। यह दांत की संरचना को निर्धारित करता है तथा दांत का अधिकांश भाग इनामेल के डेंटाइन के द्वारा ही तैयार होता है। इस अपराचन करके लिखेंगे। डेंटाइन के खाली जगह पाए जाते हैं जिसको दंत गुहा कहते हैं, पल्प कैविटी कहा जाता है। इस पल्प कैविटी में 2 प्रकार की संरचनाएं, रक्त केशिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती है। रक्त केशिकाएं दांत को पोषण प्रदान करता है तथा तंत्रिकाएं के द्वारा दांत में संयोजना की प्राप्ति होती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? और एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं? सीमेंटम। सीमेंटम, सीमेंटम समझाते हैं सीमेंटम क्या होता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना मसूड़ा, और मसूड़ा दिख रहा है, मसूड़ा मसूड़ा से दांत एक विशेष प्रकार के पदार्थ से कनेक्ट रहता है जिसे बोलते हैं हम लोग सीमेंटम। बस और कुछ नहीं है। मसूड़ा और दांत ऐसे लिख देते हैं। मसूड़ा और दांत एक विशेष प्रकार के पदार्थ से जुड़े रहते हैं जिसे सीमेंटम कहा जाता है। सीमेंटम कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? सीमेंटम, दांत के संरचना सबको क्लियर हो गया। आइए एक बार दांत को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है दांत किसे कहते हैं? तो यहाँ से दांत को स्टार्ट किए थे, ये सारा चीज सबको क्लियर था। अब उसके बाद आए थे दांत के संरचना के ऊपर। दांत के संरचना को समझाए सही से, सबको क्लियर होगा। उसके बाद हम क्या समझे? दांत के संरचना में इनामेल डेंटाइन मुख्य रूप से होते हैं, इसको समझे। दांत के संरचना में कैसे कैसे क्या होता है समझे। सीमेंटम समझे क्या होता है। किसी को दांत के संरचना में दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आइए अब हम लोग दांत के प्रकार के बारे में सीखते हैं, दांत के प्रकार क्या होता है। लेकिन इससे पहले क्या सीखे हम, दांत के संरचना सबको क्लियर है सही से। दांत के संरचना में सबसे पहला पार्ट किसके बारे में सीखे, इनामेल। दूसरा पार्ट किसके बारे में सीखे, डेंटाइन। तीसरा पार्ट किसके बारे में सीखे, पल्प, पल्प कैविटी। इसी तरह से कई सारे पार्ट के बारे में हम लोग सीखे हैं दांत में। और अब जो है हम लोग दांत के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ, कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत के प्रकार को जनरली दो भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला, दांत के बाहरी बनावट के आधार पर। दांत के बाहरी बनावट के और सेकंड है जबड़ा में निकलने वाले दांत के आधार पर। दांत के प्रकार सबसे पहले किसके आधार पर सीखेंगे, दांत के बाहरी बनावट के आधार पे। उसके बाद सीखेंगे जबड़ा में निकलने वाले दांत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत के बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला का नाम होता है समदंती, समदंती, एंड सेकंड का नाम होता है विषमदंती, विषमदंती। इसको हिंदी में कहा जाता है, सॉरी, समदंती और विषमदंती, इसको इंग्लिश में कहा जाता है होमोडोंट, इसको कहा जाता है हेट्रोडोंट। होमोडोंट और हेट्रोडोंट कहा जाता है। समदंती क्या होता है, जिनके जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत आते हैं। प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत आएगा। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग के जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत है कि अलग अलग प्रकार के दांत है। तो आपका जवाब होगा कि अलग अलग प्रकार के दांत है। तो हम लोग हो जाएंगे विषमदंती। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत होता है, तो उसको बोलते हैं समदंती। जैसे कि छिपकली हो गया, उसमें प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के, एक ही तरह का दांत उपस्थित होगा। तो समदंती क्या होता है, जिनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत होगा। और विषमदंती क्या होता है, जिनके प्रत्येक जबड़ा में, सॉरी, समदंती जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत, और विषमदंती जिनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत होगा, उसे विषमदंती कहेंगे। समदंती जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत होगा। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं। समदंती किसे कहते हैं, जिनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के, सॉरी, सम है ना, तो एक ही प्रकार के दांत, जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के, जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत उपस्थित हो, जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समदंती कहते हैं। जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ, ये सारे इनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत उपस्थित होता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिख देते हैं, यहाँ पास एग्जांपल में लिख देते हैं सांप, छिपकली, कछुआ इत्यादि। विषमदंती क्या होता है, जिनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित हो, अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित हो। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में मनुष्य के प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत होता है। जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी लिख लीजिए, स्तनधारी कहने का मतलब मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी स्तनधारी होते हैं, गाय भैंस हो गया, जितने भी स्तनधारी हैं उनके वो कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। कहने का मतलब विषमदंती होते हैं। इनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत निकलते हैं। जैसे हम लोग ही देख लीजिए, कोई दांत चौड़ा है, कोई दांत नुकीला है, कोई दांत चाकर है, अरे है कि नहीं है। ठीक, जब इस तरह से अलग अलग प्रकार के दांत निकलते हैं जबड़ा में, तो उसको बोलते हैं विषमदंती।
और जब एक ही प्रकार के दांत निकलते हैं तो उसको बोलते हैं समदंती। एक ही प्रकार के दांत किसमें निकलते हैं? सांप, छिपकली और कछुआ। अलग अलग प्रकार के दांत किसमें निकलते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी जितने भी होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के दांत निकलते हैं। मनुष्य और स्तनधारी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुत्ता, गाय। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि वो स्तनधारी है? तो उसमें 3 चीज होना चाहिए तो उसे स्तनधारी माना जाता है। सबसे पहला कंडीशन, उनके अंदर कान का पिन्ना हो। जो कान का पिन्ना दिख रहा है, कान के पिन्ना हो तो उसे स्तनधारी मानेंगे। सेकंड पॉइंट, वो उनके त्वचा पे बाल उगे हो तो उसको स्तनधारी माना जाता है। 3 केस उसके अंदर होना चाहिए। पहला तो कान का पिन्ना, दूसरा त्वचा पे बाल, और वो अपने बच्चे को उनमें उपस्थित मादा जो है से अपने बच्चों को दूध पिलाता हो तो उसे स्तनधारी मानेंगे। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग में कान का पिन्ना है, त्वचा पे बाल है, हम लोग के जो माता है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती कि नहीं पिलाती तो उसे स्तनधारी माना जाता है। क्लियर है सबको? तो जितने भी स्तनधारी होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमदंती होते हैं। और जितने और कुछ ऐसे होते हैं समदंती, जैसे कि एग्जांपल में सांप, छिपकली, कछुआ इत्यादि लिख दिया गया है। इनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत आते हैं, एक ही जैसा दांत आता है, एक ही प्रकार के दांत होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत है समदंती विषमदंती में? समदंती याद रखिए ना, एक ही प्रकार के दांत। विषमदंती, विषम है मतलब अलग अलग प्रकार के दांत। सम माने समान, दंती मतलब दांत, समान दांत होगा। विषम दंती, विषम मतलब हेट्रो, विषम मतलब होता है, हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, और दंती मतलब तीत, मतलब जिनके जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समदंती, सॉरी विषम दंती कहते हैं। क्लियर है सबको? जितने भी प्रकार के स्तनधारी होते हैं वो सारे विषम दंती होते हैं। स्तनधारी का पहचान बता दिए, कान का पिना, त्वचा के बाल, और उनके मादा अपने बच्चों को दूध पिलाएगा तो उसे स्तनधारी। क्लियर है सबको यहाँ तक? जबड़ा में निकलने वाले दांत के आधार पर, जबड़ा में निकलने वाले किसके आधार पर था? दांत के बाहरी बनावट के आधार पे, और जबड़ा में निकलने वाले दांत के आधार पे जो दांत के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम होता है एक बार दंती। एक बार दंती, इसको कहा जाता है मोनोफायोडेंट। मोनोफायोडेंट। एंड सेकंड का नाम होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती, इसको कहा जाता है डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं बहुबार दंती। बहुबार दंती, इसको कहा जाता है पॉलीफायोडेंट। पॉलीफायोडेंट। क्लियर है सबको? जबड़ा में निकलने वाले दांत के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? तो कितने प्रकार के होंगे दांत? 3 प्रकार के होंगे। एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती। कहने का मतलब है एक बार दंती जिनके जबड़ा में सिर्फ एक ही बार दांत आता हो। द्विबार दंती कहने का मतलब जिनके जबड़ा में 2 बार दांत आता हो। और बहुबार दंती कहने का मतलब जिनके जबड़ा में प्रत्येक दांत हमेशा दांत बदलते रहता हो। जब दांत टूटेगा जब नया दांत आ जाएगा, जब दांत टूटेगा जब नया दांत आ जाएगा। हम लोग में ऐसा होता है क्या? नहीं, हम लोग में ऐसा नहीं होता। एक बार अगर अस्थायी दांत टूट गया तो दोबारा नहीं आता। दूध के दांत टूटने पे आते हैं तो 2 बार हम लोग के अंदर दांत आता है तो हम लोग होते हैं द्विबार दंती। एक बार दंती कौन होता है? जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही बार दांत आता है, एक ही, उसके बाद दांत नहीं आता है। क्लियर है सबको? तो आइए इसको फिर से एक बार समझते हैं। एक बार दंती क्या होता है, द्विबार दंती क्या होता है, बहुबार दंती जिनके जबड़ा में एक ही बार दांत आए हो, जिनके पूरे जीवन काल में सिर्फ पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दांत आता है। पूरे जीवन काल में सिर्फ कितना बार दांत आता है? सिर्फ एक ही बार दांत आता है। जैसे कि एग्जांपल में समुद्री स्तनधारी, याद रखिएगा इस बात को, समुद्री स्तनधारी, समुद्री स्तनधारी, इनके प्रत्येक जबड़ा में सिर्फ एक ही बार दांत आता है, उसके अलावा दांत नहीं आता है समुद्री स्तनधारी में। क्लियर है सबको? जैसे कि चूहा, इनके जबड़ा में एक ही बार दांत आता है, उसके अलावा दांत नहीं आता है, एक ही बार दांत आता है, एक बार दंती कहते हैं इसको। एक बार अगर टूट गया तो फिर से दोबारा पुनः नहीं आने वाला है। चूहा हो गया। समुद्री स्तनधारी जैसे कि एग्जांपल में हो जाएंगे, समुद्री स्तनधारी के एग्जांपल में हो जाएगा डॉल्फिन,
क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। समुद्री स्तनधारी के एग्जांपल में क्या हो जाएगा? डॉल्फिन, चूहा, डॉल्फिन, डॉल्फिन इटीसी कर लेते हैं। चूहा, डॉल्फिन इटीसी। एक कौन से दांत होते हैं? एक कौन से दांत होते हैं? एक बार दंती होते हैं। एक बार दंती जिनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दांत आता है, उसे एक बार दंती कहते हैं। जैसे कि कोई पूछ दिया कि दूध के दांत कैसा दांत होगा, एक बार दंती होगा कि द्विबार दंती होगा कि बहुबार दंती होगा? तो दूध के जो दांत होते हैं, दूध के दांत याद रखिएगा, दूध के दांत जो होता है एक बार दंती होता है, क्योंकि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आता है। दूध के दांत याद रखिएगा। मनुष्य में दूध के दांत कैसा होता है? एक बार दंती आता है। मोनोफायोडेंट होता है ना। मनुष्य खुद कैसा होता है? हेट्रोडोंट होता है, विषम दंती होता है। और मनुष्य के दूध के दांत एक बार दंती होता है। क्लियर है सबको? एंड द्विबार दंती क्या होगा? जिनके पूरे जीवन काल में दो बार जीवन दांत आएगा। पूरे जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। दो बार दांत आते हैं। पूरे जीवन काल में कितने बार दांत आता है? दो बार दांत आता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विबार दंती कहेंगे, डाइफायोडेंट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आता है? दो बार दांत आता है। एक बार दांत तो टूट जाता है दूध के दांत, फिर परमानेंट जाता है, तो मनुष्य द्विबार दंती होता है। लेकिन मनुष्य में दूध के दांत कैसा होगा? एक बार दंती होगा। इस बात को याद रखिएगा ना। मनुष्य में जो दूध के दांत होगा वो एक बार दंती, लेकिन खुद मनुष्य कैसा होगा? द्विबार दंती होगा। क्लियर है सबको? मनुष्य, बिल्ली, ईटीसी, ये सारे कैसे होते हैं? द्विबार दंती होते हैं। इनके पूरे जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। एक बार दांत टूटते हैं, एक बार फिर से दांत आते हैं। क्लियर है सबको? एंड नेक्स्ट आता है बहुबार दंती, जिनके पूरे जीवन काल में कितने बार दांत आएंगे? पूरे जीवन काल में दो बार दांत नहीं बल्कि अनेकों बार दांत आएंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विबार दंती कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा, आप सबको बता रहे हैं। तो बहुबार दंती क्या होगा? पूरे जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। सॉरी, दो बार नहीं बल्कि अनेक बार पूरे जीवन काल में अनेक बार दांत आते हैं। जिनके पूरे जीवन काल में अनेक बार दांत आते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा? सांप। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? सांप। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? सांप, छिपकली, मगरमच्छ, याद रखिएगा ऐसा। सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब क्या हो गए? दांत के प्रकार। क्या हो गए? ये सब दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत के बाहरी बनावट के आधार पे, कि जबड़ा में निकलने वाले दांत के आधार पे, दांत के बाहरी बनावट के आधार पे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, समदंती और विषमदंती। समदंती कहने का मतलब है जिनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत होगा, उसे समदंती कहेंगे। जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ, इनके प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत होते हैं। एक चौड़ा दांत है तो सारा दांत चौड़ा रहेगा, एक नुकीला है तो सारा दांत नुकीला रहेगा। तो ऐसे जीव को कहते हैं समदंती। क्लियर है सबको? विषमदंती किसे कहते हैं? जिनके पूरे जीवन काल में दो बार अलग अलग प्रकार के जिनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं विषमदंती। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग के जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत हैं। जैसे कि चौड़ा दांत है, कोई दांत नुकीला है, कोई दांत चाकर है कि नहीं है। तो हम लोग कौन से दंती हो जाएंगे? विषमदंती, कहने मतलब हेट्रोडोंट हो जाएंगे। अब जबड़ा में निकलने वाले दांत के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। एक बार दंती जिनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दांत आता है, जैसे कि समुद्री स्तनधारी में डॉल्फिन हो गया, और कुछ चूहा जो होता है उसमें एक बार दंती, एक पूरे जीवन काल में एक ही बार दांत आता है। और हम लोग के शरीर के अंदर एक एग्जाम्पल हो गया दूध के दांत। दूध के दांत याद रखिएगा, दूध के दांत एक बार दंती होता है। द्विबार दंती जिनके पूरे जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, जैसे कि मनुष्य, बिल्ली, इनके पूरे जीवन काल में सिर्फ दो ही बार दांत आता है। इसके अलावा
फिर से दांत नहीं आता। जैसे 2 बार दांत आया फिर टूट गया तो फिर दांत नहीं आ सकता है। या तो कृत्रिम दांत लगवाइए या तो ऐसे ही रहिए, ठीक है, फिर से दांत नहीं आएगा। बहुबादंती क्या होता है? जिनके पूरे जीवन काल में अनेक बार दांत आते हैं, जैसे सांप, छिपकली, सबके दांत टूटेगा तो इनके जीवन काल में फिर से दांत आ जाएंगे। जितना बार टूटेगा उतना बार आते जाएंगे। इनके जीवन काल में जितने बार दांत टूटते हैं उतना बार नया दांत आते जाते हैं, उसके बहुबादंती कहते हैं। क्लियर है सबको आज का लेक्चर? किसी को दिक्कत है? आज के लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? दांत, दांत का इंट्रोडक्शन, दांत के प्रकार किस किस के आधार पे, और उसके बाद क्या पढ़े? दांत के संरचना। 3 चीज के बारे में सीखे हैं आज की क्लास में हम लोग। इस क्लास में 3 चीज के बारे में सिखाया गया है, दांत के इंट्रोडक्शन, दांत के संरचना और दांत के प्रकार के बारे में। क्लियर है सबको? अगला क्लास में ह्यूमन टीथ बताएंगे, पूरा मानव दांत के ऊपर बात होने वाले हैं। मानव दांत कैसे काम करता है, क्या काम करता है, मानव दांत के कितने प्रकार होते हैं, दूध के दांत क्या होता है, अक्ल दांत क्या होता है, ये सारा चीज अगला क्लास में बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।